Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन एस्चेरिया कोलाई, यानी एस्चेरिया कोलाई जो एक बैक्टीरिया है बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, उसके ऊपर है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है अदर बैक्टीरिया की तरह। और इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है पैथोजेनेसिस से और लैब डायग्नोसिस से। बाकी मॉर्फोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझें और अच्छे तरीके से इसको याद करें। क्योंकि एस्चेरिया कोलाई से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। बैक्टीरियोलॉजी से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या है, एस्चेरिया कोलाई के अंदर मॉर्फोलॉजी है, किसकी? एस्चेरिया कोलाई की। तो शेप देखिए इसकी कि एस्चेरिया कोलाई इज ए स्ट्रेट रोड शेप बेसिलस बैक्टीरियम। यानी एस्चेरिया कोलाई क्या है कि स्ट्रेट यानी सीधा रोड शेप का बैक्टीरिया है, या बैक्टीरियम है, या बेसिलस है, यानी ये बेसिलाई है, कोकाई नहीं है। नेक्स्ट साइज देखिए, तो द साइज ऑफ एस्चेरिया कोलाई इज अबाउट 1 × 3 माइक्रोमीटर इंटू 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। यानी साइज क्या है, 1 से 3 माइक्रोमीटर इंटू 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी अरेंजमेंट कैसा होता है सेल्स का एस्चेरिया कोलाई में। तो एस्चेरिया कोलाई का अरेंजमेंट कैसा है, सिंगली और इन पेयर्स, यानी ये सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं और जोड़े के अंदर भी मिलते हैं आपको। नेक्स्ट मोटिलिटी देखिए एस्चेरिया कोलाई की कि वो मोटाइल है या नहीं है, गति है या नहीं है, उसमें मूवमेंट है या नहीं। तो एस्चेरिया कोलाई इज ए मोटाइल बैक्टीरियम, यानी एस्चेरिया कोलाई कैसा है, एक मोटाइल बैक्टीरियम। ये पहला बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें क्या है, मोटिलिटी प्रेजेंट है अभी तक। नेक्स्ट सम स्ट्रेन ऑफ एस्चेरिया कोलाई आर नॉन मोटाइल, और कुछ स्ट्रेन्स, कुछ प्रजाति या कुछ टिपिकल बैक्टीरिया एस्चेरिया कोलाई के कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी उनमें मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। तो शेप तो हो गई स्ट्रेट रोड शेप हो गई, साइज हो गया 1 to 3 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। अगर अरेंजमेंट देखें तो ये सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं और पेयर्स यानी जोड़े के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और मोटिलिटी के अंदर देखें तो मोस्टली एस्चेरिया कोलाई कैसा होता है, मोटाइल होता है, यानी उसमें गति मूवमेंट प्रेजेंट होता है। या फिर क्या है, और कुछ स्ट्रेन्स, कुछ प्रजातियाँ एस्चेरिया कोलाई की कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है। यानी कुछ प्रजातियों में क्या है, एस्चेरिया कोलाई के अंदर मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती, वो मूवमेंट नहीं कर सकते एक दूसरे स्थान पे, जबकि मोस्टली स्ट्रेन्स क्या है, गति कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो जनरल है, मॉर्फोलॉजी में सेम ही रहती हैं सभी बैक्टीरियाज में, बस अलग अलग आपको याद होनी चाहिए कि शेप कैसी होती है, साइज़ कैसा होता है, मोटिलिटी होती है या नहीं होती। नेक्स्ट देखिए फ्लैजिला। तो एस्टेरिया कोलाई इज ए फ्लैजिलेट बैक्टीरियम, यानी एस्टेरिया कोलाई कैसा है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम है, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं विद पेरीट्राइकस फ्लैजिलन फ्लैजिला अरेंजमेंट। यानी फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें पेरीट्राइकस अरेंजमेंट होता है। तो फ्लैजिला का अरेंजमेंट तो अपन ने शुरू में जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था बैक्टीरिया का कि पेरीट्राइकस क्या है। नेक्स्ट देखिए कैप्सूल। तो कैप्सूल आर प्रेजेंट इन सम स्ट्रेन, यानी कुछ प्रजातियों के अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है एस्चेरिया कोलाई की, विच कैन ईजिली बी डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग इंडियन इंक प्रिपरेशन। और जिनको अपन इन कैप्सूल्स को इजीली यानी आसानी से डिमॉन्स्ट्रेट यानी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसके द्वारा, इंडियन इंक प्रिपरेशन के द्वारा, यानी इंडियन इंक स्टेन के द्वारा। नेक्स्ट अपीयर एज ए क्लियर हेलो इन ए डार्क बैकग्राउंड। और ये आपको कैसा अपीयर होता है कि क्लियर हेलो, यानी अंदर से तो बिल्कुल क्लीन है और बाहर से कैसा दिखाई देगा, डार्क बैकग्राउंड दिखाई देगा आपको। ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन देखिए एस्चेरिया कोलाई की। तो एस्चेरिया कोलाई इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, यानी एस्चेरिया कोलाई अभी तक ऐसे बैक्टीरिया जितने भी आपने पढ़े हैं उनमें से पहला बैक्टीरिया ऐसा है जो कैसा है, ग्राम नेगेटिव है। जो आगे के बैक्टीरिया पढ़े थे आपने, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, वो सारे कैसे थे, ग्राम पॉजिटिव थे, लेकिन ये कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो शेप तो रोड शेप स्ट्रेट हो गया, ठीक है।
उसके बाद में अगर साइज़ देखें तो 0.32 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर हो गया। अरेंजमेंट तो पेयर्स में भी होता है, यानी जोड़े में, और सिंगल भी होते हैं। मोटिलिटी तो मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी। फ्लैजिलेट बैक्टीरिया में पेरिट्राइकस अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का। कैप्सूल प्रेजेंट होता है कुछ स्ट्रेन्स के अंदर एस्चेरिया कोलाई में, जिसको अपन आसानी से डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कल्चर। तो ग्रोथ फॉर कल्चर यानी कल्चर्स की ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया की क्या क्या कंडीशन होती है। तो टेम्परेचर जो चाहिए 37 डिग्री। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एरोबिक भी होते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ कर सकते हैं। और फैकल्टेटिव एन एरोबिक का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट मीडिया एंड कॉलोनीज में देखिए, तो द लिक्विड मीडिया कौन से हैं। तो एक तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, एक टीएसबी मीडिया है। नेक्स्ट सॉर्बिटल मैकोंकी एगार मीडियम भी अपन काम में लेते हैं, जो क्या है सिलेक्टिव मीडियम है। किसके लिए, एस्चेरिया कोलाई के लिए। तो ये आपको अलग से याद होना चाहिए कि सॉर्बिटल मैकोंकी एगार क्या है, सिलेक्टिव मीडियम है। किसके लिए, एस्चेरिया कोलाई के लिए। और क्या काम में लेते हैं, सीप ब्लड एगार मीडियम भी काम में लेते हैं एस्चेरिया कोलाई के कल्चर के लिए। तो कल्चर रिक्वायरमेंट में टेम्परेचर तो कितना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। एरोबिक भी है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। और फैकल्टेटिव एन एरोबिक भी है। कॉलोनीज में देखें तो कल्चर मीडिया कौन से काम में लेते हैं। तो लिक्विड मीडियम में तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ और टीएसबी काम में लेते हैं। और सॉलिड मीडियम में क्या क्या काम में लेते हैं, सॉर्बिटल मैकोंकी एगार मीडियम काम में लेते हैं और सीप ब्लड एगार मीडियम काम में लेते हैं। सिलेक्टिव मीडिया क्या है इसके लिए, सॉर्बिटल मैकोंकी एगार मीडियम सिलेक्टिव मीडिया है एस्चेरिया कोलाई के लिए, जो क्या है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वाइवा के लिए। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाए कि जैसे किसी बैक्टीरिया में इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट्स लगा लें, जिससे क्या है आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रिपरेशन में आसानी होगी। और बैक्टीरियाज को याद करने के लिए उनके साथ एक दूसरे बैक्टीरिया का कंपैरिजन करके देखें, जिससे क्या है आपको इजीली रिमेंबर रहेंगे, वो याद रहेंगे। या फिर एक चार्ट बना लें अलग से, जिसमें शॉर्ट नोट्स तैयार हों, यानी अलग अलग बैक्टीरिया लिख लें ऊपर की तरफ, और नीचे क्या है साइड में जैसे कल्चर वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग कॉलम्स बना के उन सब में लिख लें। जैसे एक ही चार्ट में क्या है आपकी पूरी बैक्टीरियोलॉजी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सॉर्बिटल मैकोंकी एगार मीडियम पे कॉलोनीज कैसी होती हैं। तो कॉलोनीज आर पिंक ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन, यानी कॉलोनीज कैसी होती है, तो पिंक कलर की होती है। किस कारण से, क्योंकि जो एस्चेरिया कोलाई है वो लैक्टोज को फर्मेंट करता है, तोड़ देता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। और कैसी होती है, कॉलोनीज सर्कुलर होती है, मॉइस्ट यानी उसमें नमी प्रेजेंट होती है, स्मूथ होती है बिल्कुल, और इंटायर मैगन उसमें प्रेजेंट होता है, और नॉन म्यूकोइड कॉलोनीज भी होती है अदर्स की तरह। नेक्स्ट इन लिक्विड मीडिया ग्रोथ अकर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, यानी लिक्विड मीडिया के अंदर कैसी ग्रोथ होती है, तो यूनिफॉर्म टर्बिडिटी के रूप में ग्रोथ होती है, यानी इक्वल ग्रोथ दिखाई देती है आपको। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सारे एक जैसे जो दिखाई दें आपको ग्रोथ के अंदर। तो सॉर्बिटल में पिंक कलर की कॉलोनीज दिखाई देंगी आपको मैकोंकी एगार पे लैक्टोज फर्मेंटेशन के कारण। कॉलोनीज कैसी होती है, तो सर्कुलर, मॉइस्ट, स्मूथ और एंटायर मैगन और नॉन म्यूकोइड होती हैं। और लिक्विड मीडिया पे यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। नेक्स्ट बायोकेमिकल रिएक्शन देखिए, तो शुगर फर्मेंटेशन विद प्रोडक्शन ऑफ एसिड विद गैस, ये चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे शुगर का फर्मेंटेशन होता है, यानी शुगर को ब्रेक डाउन कर देते हैं ये बैक्टीरिया एस्चेरिया कोलाई। यहाँ पे क्या है, एसिड के साथ गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। पीछे के बैक्टीरिया में एसिड विदाउट गैस प्रोडक्शन था, लेकिन यहाँ पे एसिड के साथ गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। शुगर कौन सी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज और मैनिटोल। टिपिकल स्ट्रेन डू नॉट फर्मेंट सुक्रोज, जो टिपिकल स्ट्रेन है, कुछ स्ट्रेन्स जो है वो क्या है, किसको फर्मेंट नहीं करती, सुक्रोज को। नेक्स्ट इंडोल, तो इंडोल कैसे होते हैं, इंडोल के लिए पॉजिटिव होते हैं। मैथिल रेड के साथ अगर इनको रिएक्शन करवा के देखें तो ये बैक्टीरिया पॉजिटिव होते हैं। वीपी यानी वोगस प्रेस्कस के साथ अगर इनकी रिएक्शन करवा के देखें तो नेगेटिव होते हैं। सिट्रेट न्यूट्रलाइजेशन के अंदर अगर देखें स्ट्रेट्स के साथ रिएक्शन करवाएं इनकी तो नेगेटिव रिएक्शन होती है। यूरिया के साथ नेगेटिव रिएक्शन होती है, और IMVIC के साथ भी नेगेटिव रिएक्शन होती है। तो आपको आगे के बैक्टीरियाज के लिए ये सारी चीज़ें नोट होनी चाहिए कि इंडोल के साथ भी रिएक्शन करवा के देख सकते हैं, मैथिल रेड के साथ भी, वीपी के साथ भी, सिट्रेट न्यूट्रलाइजेशन के साथ भी, और यूरिया के लिए भी, और
IMVIC के लिए भी, कि बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सा बैक्टीरिया कैसी शो करता है इनके साथ। और किस चीज़ का बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बायोकेमिकल रिएक्शंस अलग अलग बैक्टीरिया की सेपरेटली। नेक्स्ट देखिए कि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो टॉक्सिन्स कैसा होता है, एंटेरोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। एंटेरोटॉक्सिन कैसा, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एंटेरोटॉक्सिन, यानी क्या है कि एस्चेरिया कोलाई 2 प्रकार के एंटेरोटॉक्सिन सिक्रेट करता है। एक तो हीट लेबाइल, यानी जो हीट से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिनको LT बोलते हैं। एक हीट स्टेबल टॉक्सिन होते हैं जिनको ST बोलते हैं। इसके अलावा एंटेरोटॉक्सिन के अलावा क्या सिक्रेट करते हैं, हिमोलाइसिन टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं और वेरोसाइटोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। ये वेरोसाइटोटॉक्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैसा है, आल्सो नोन एज सीगा लाइक टॉक्सिन, यानी इसको सीगा लाइक टॉक्सिन भी बोलते हैं क्योंकि सिजेला जो है वो कैसा है कि सिजेला भी वेरोसाइटोटॉक्सिन सिक्रेट करता है, इसीलिए उसका जैसा टॉक्सिन एस्चेरिया कोलाई भी सिक्रेट करता है। तो इसको SLT भी बोल सकते हैं। टॉक्सिन्स कौन से हो गए, एक तो एंटेरोटॉक्सिन हो गया, हिमोलाइसिन हो गया और वेरोसाइटोटॉक्सिन हो गया। एंटेरोटॉक्सिन में 2 टॉक्सिन्स होते हैं, एक तो हीट लेबाइल टॉक्सिन होता है और एक हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है, LT और ST होते हैं। और एक होता है SLT यानी वेरोसाइटोटॉक्सिन, यानी सिजेला जो बैक्टीरिया है उसके जैसा टॉक्सिन सिक्रेट करता है कौन, एस्चेरिया कोलाई। नेक्स्ट क्या है, पैथोजेनेसिस। तो एस्चेरिया कोलाई फॉर्म से पार्ट ऑफ नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा ऑफ ए मैन एंड एनिमल, यानी एस्चेरिया कोलाई नॉर्मल फ्लोरा के रूप में ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में और एनिमल्स की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। इन्फेक्शन कौन से कोज करता है, तो 4 प्रकार के क्लिनिकल सिंड्रोम कोज करता है। एक तो UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक डायरिया, एक पायोजेनिक इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप, पैथोजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है एस्चेरिया कोलाई की। नेक्स्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, तो ई कोलाई दैट कोज UTI ओपन ओरिजिनेट्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ पेशेंट, यानी जो इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर वो कब होता है कि जब नॉर्मल ओरिजिनेट्स, यानी एस्चेरिया कोलाई नॉर्मल कंडीशन में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है पेशेंट के, अगर वो किस में आ जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाए, तो क्या है UTI के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। नॉर्मल ओरिजिनेट का मतलब है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अगर वो क्या है GTI से, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से कहाँ पे आ जाए, UTI के अंदर, तो इन्फेक्शन हो जाता है। और पैथोजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है एस्चेरिया कोलाई की, क्योंकि पैथोजेनेसिस से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UTI क्या होता है या फिर डायरिया क्या होता है, डायरिया कितने टाइप का होता है एस्चेरिया कोलाई के अंदर। बायोजेनिक इन्फेक्शन आपको पता है, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन यानी पस वगैरह जिसमें जनरेट हो। सेप्टिसीमिया का मतलब है कि कोई ब्लड के अंदर इन्फेक्शन। तो ये सारे क्या हैं, एस्चेरिया कोलाई की पैथोजेनेसिस है कि कौन सी डिजीज़ वो कोज करता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए डायरिया क्या है, तो एस्चेरिया कोलाई कोजिंग डायरियल डिजीज़, यानी एस्चेरिया कोलाई क्या है, डायरिया डिजीज़ कोज करता है। कितने टाइप के, 4 ग्रुप्स, यानी 4 टाइप के, अलग अलग 4 ग्रुप होते हैं। सबसे पहले क्या है, एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई, यानी ये क्या है, एंटेरोपैथोजेनिक डिजीज़ है जो ई कोलाई के द्वारा कोज की जाती है। EPEC का मतलब क्या है, एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई, तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एडहियर टाइटली टू एंटेरोसाइट्स, यानी क्या है, EPEC जो एंटेरोपैथोजेनिक जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो टाइटली अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं किसके साथ, एंटेरोसाइट्स के साथ, लीडिंग टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और जिसके कारण क्या है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है किसके अंदर, एपिथेलियल्स के अंदर, और उनमें
रीजनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं एपिथेलियल सेल्स के अंदर, और जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का क्या है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। तो दीज आर द स्ट्रेन दैट फॉर्म एंटेरोटॉक्सिन, यानी ये वो स्ट्रेन्स प्रजाति होती हैं जो एंटेरोटॉक्सिन सिक्रेट करती हैं। दे आर ए कॉमनेस्ट कोज ऑफ डायरिया, और ये सबसे कॉमन टाइप का डायरिया होता है इकोलाई के द्वारा कोज किया जाता है, यानी एंटेरोटॉक्सिजेनिक इन चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रंस के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ऑफ ट्रैवल डायरिया, और मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम पे भी ये डायरियल कंडीशन होती है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे अपन जो वाटर ड्रिंकिंग करते हैं या फिर फूड वगैरह लेते हैं, तो हो सकता है वो कंटामिनेटेड हो इकोलाई से, इसीलिए क्या है कि डायरियल डिजीज़ हो जाती है। तो ये क्या है, दो प्रकार की डायरियल डिजीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हो आप। तो एंटेरोपैथोजेनिक जिसको EPEC बोलते हैं, एंटेरोटॉक्सिजेनिक जिसको ETEC बोलते हैं। तो ये पैथोजेनिक और टॉक्सोजेनिक डायरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर में इकोलाई का ओनली डायरिया भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइप का वो डायरिया कोज करता है पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे दो प्रकार के डायरिया हैं। EPC के अंदर तो क्या है कि वो एंटेरोसाइट्स के अंदर अटैच हो जाता है, उसके साथ चिपक जाता है। एस्चेरिया कोलाई जिससे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है एपिथेलियल सेल्स के अंदर, जिसके कारण डिजीज़ कोज होती है डायरिया। और एंटेरोटॉक्सिजेनिक में क्या है, एंटेरोटॉक्सिन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से कैसी डिजीज़ हो जाती है, चिल्ड्रंस के अंदर डायरिया हो जाता है। तो टोटल एस्चेरिया कोलाई 4 टाइप्स, यानी 4 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया स्ट्रेन प्रजाति होती है जो 4 अलग अलग प्रकार के डायरिया कोज करती है। 2 आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या है, एंटेरो इन्वेजिव इकोलाई। तो ये देखिए, सम स्ट्रेन ऑफ इकोलाई, यानी कुछ टिपिकल प्रजाति इकोलाई की या कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया इन्वेड द इंटेस्टाइनल। इन्वेड का मतलब किसी चीज़ में बैठना या धंसना, यानी इंटेस्टाइन के अंदर बैठ जाते हैं या उसके अंदर इन्वेड यानी धंस जाते हैं, उसको मतलब उसके अंदर छेद कर देते हैं, एंट्री ले लेते हैं एपिथेलियल सेल के अंदर। हैज़ डू टू डिजेंट्री बेसिलाई, और जो क्या करते हैं, जो कैसे होते हैं, डिजेंट्री बेसिलाई होते हैं। एंड प्रोड्यूस डिजीज़, और जो क्या करते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी इंटेरो इन्वेसिव डायरिया कोज करते हैं। आइडेंटिकल टू सीजेला डिजेंट्री, और ये जो डिजेंट्री होती है एंटेरो इन्वेजिव इकोलाई के कारण जो डिजेंट्री होती है वो किसके जैसी होती है, सीजेला डिजेंट्री के जैसी। द डायग्नोस्टिक फॉर टेस्ट फॉर EIEC इज कॉल्ड सिरेनी टेस्ट, और इंटेरो इन्वेजिव इकोलाई को डिटेक्ट करने के लिए सिरेनी टेस्ट किया जाता है। तो 3 डिजीज़ पढ़ ली डायरिया की। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, एंटेरो हिमोरेजिक इकोलाई। तो EHEC और वेरोसाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई, यानी एंटेरो हिमोरेजिक इकोलाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि वेरोसाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और वेरोसाइटोटॉक्सिन के कारण ही डिजीज़ होती है डायरिया। दीज स्ट्रेन कोज हिमोरेजिक कोलाइटिस, और ये जो प्रजाति होती है वो पेशेंट के अंदर क्या कोज कर देती है, हिमोरेजिक कोलाइटिस कोज कर देती है, यानी स्टूल के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। एंड हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, और क्या करती है, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कोज करती है, यानी यूरिन के अंदर भी ब्लड पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो ये टोटल क्या है, 4 टाइप के डायरिया हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्चेरिया कोलाई के अंदर। यानी एक सबसे पहले तो क्या है कि एंटेरोपैथोजेनिक है, जिसके अंदर क्या है कि इकोलाई अटैच हो जाता है या एडहियर हो जाता है। फिर क्या है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, जिसके कारण एंटेरोटॉक्सिन के कारण डायरिया होता है। एंटेरो इन्वेजिव के अंदर क्या है कि कुछ स्ट्रेन्स एपिथेलियल सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं, उसको इन्वेड यानी विभेदन कर देते हैं उसका, जिसके कारण डिजेंट्री कोज होती है। डिजेंट्री का मतलब डायरिया। नेक्स्ट एंटेरो हिमोरेजिक, जिसमें क्या है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है एक तरीके से, जो वेरोसाइटोटॉक्सिन के कारण हो जाती है। तो एस्चेरिया कोलाई की अलग अलग प्रजातिज होती हैं जो 4 प्रकार के डायरिया कोज करती हैं अलग अलग। यह आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और 2 प्रकार की डिजीज कोज करती हैं एस्चेरिया कोलाई, जो क्या है, सबसे पहले पायोजेनिक इन्फेक्शन। तो पायोजेनिक इन्फेक्शन में देखिए, वुंड इन्फेक्शन हो गया, कोई घाव हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, या नियोनेटल मेनिंजाइटिस, यानी कोई न्यू बॉर्न के अंदर मेनिंजाइटिस होगी, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गया। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या है कि एस्चेरिया कोलाई इज ए वेरी कॉमन कोज ऑफ सेप्टिसीमिया इन मैनी हॉस्पिटल, यानी कुछ हॉस्पिटल्स में एस्चेरिया कोलाई स्प्रेड हो जाता है अलग अलग पेशेंट्स के अंदर प्रॉपर सैनिटाइजेशन ना होने के कारण, जिसकी वजह से क्या है कि सेप्टिसीमिया डिजीज़ हो जाती है। सेप्टिसीमिया का जनरल मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन होना। यह आपको पता होना चाहिए कि एस्चेरिया कोलाई सेप्टिसीमिया भी कोज कर सकता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन कोज कर सकता है, डायरिया कोज कर सकता है, और
यूटीआई कोज कर सकता है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी बन गए, यूटीआई पे शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, या फिर क्या है डायरिया पे शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, या फिर सीधा डायरेक्टली पैथोजेनेसिस भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस के अंदर अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो तो नॉर्मल यूरिन इज स्ट्राइल, यानी नॉर्मल यूरिन जो यूरेथ्रा के अंदर प्रेजेंट होता है वो स्ट्राइल होता है, बट ड्यूरिंग वॉइडिंग, जब अपन वॉइड करते हैं उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, मे बिकम कंटामिनेटेड, उसके अंदर कंटामिनेशन हो सकती है विद कॉमन सेल ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी क्या है जेनाइटल ट्रैक्ट में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, उनके कारण वो कंटामिनेटेड हो सकता है, यानी उनमें बैक्टीरियाज आ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिमेन कलेक्शन। तो मिड स्ट्रीम यूरिन शुड बी कलेक्ट इन स्ट्राइल कंटेनर, यानी यूरिन कैसा कलेक्ट करते हैं एस्चेरिया कोलाई को डिटेक्ट करने के लिए, तो मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूरिन देन अलाउड टू पास, यानी जो पहला पोर्शन होता है यूरिन का उसको पास आउट कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं, एंड द मिड पोर्शन ऑफ द यूरिन शुड बी कलेक्टेड, और जो मिड का जो पोर्शन है वो कलेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं कैथेटर स्पेसिमेन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यूरिन शुड बी कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम कैथेटर, यूरिन कहाँ से कलेक्ट करते हैं अपन कैथेटर से कलेक्ट करते हैं सीधा, नॉट फ्रॉम द कलेक्शन बैग, यानी कलेक्शन बैग से कभी यूरिन कलेक्ट नहीं करना है आपको, कैथेटर से कलेक्ट करना है डायरेक्ट। तो एस्चेरिया कोलाई की लैब डायग्नोसिस के अंदर आप यूरिन सैंपल कलेक्शन पूरा लिख सकते हो। आपने यूरिन एनालिसिस पूरा पढ़ा है तो उसमें यूरिन सैंपल कलेक्शन पूरा डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि एस्चेरिया कोलाई के अंदर क्या है कि पूरी यूरिन इन्वेस्टिगेशन आती है, तो पूरा सैंपल कलेक्शन आता है, तो लिख सकते हो कि कैसे मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं, कैसे कैथेटर स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, और ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहो तो। तो मोस्टली कैसा यूरिन कलेक्ट करते हैं अपन मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं एडल्ट्स के अंदर, यानी मिड का जो यूरिन है उसको कलेक्ट करते हैं, क्योंकि शुरू के पोर्शन में क्या है जो फर्स्ट का जो यूरिन होता है उसमें हो सकता है कंटामिनेशन हो, कोई बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट हो फ्लो के अंदर या जेनाइटल एरिया में, और फीमेल्स के अंदर मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करने से पहले जेनाइटल एरिया को वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से सोप या वाटर से। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मिड स्ट्रीम यूरिन कैसे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है यूरिन स्पेसिमेन फ्रॉम इन्फेंट्स, बच्चों से यूरिन कैसे कलेक्ट करते हैं। तो एक क्लीन कैच स्पेसिमेन आफ्टर क्लीनिंग ऑफ जेनाइटल एरिया इज प्रेफर, यानी एक क्लीन कैच स्पेसिमेन को रेफर करते हैं अपन। अगर किसी बच्चे का यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्ट करना हो तो उसका जो जेनाइटल एरिया है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट देखिए इसका, तो एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्टेड, यानी स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जिस जगह से कलेक्ट किया है वहाँ से किसके अंदर लैब के अंदर। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है द स्पेसिमेन शुड बी रेफ्रिजरेटेड, तो स्पेसिमेन को क्या है फ्रीज के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि उस पर क्या है उसमें जनरल बैक्टीरियल फ्लोरा ग्रोथ ना करे। नेक्स्ट लैब मेथड में क्या क्या चेक करते हैं, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं यूरिन की। तो यूरिन इज सेंट्रीफ्यूज एंड डिपॉजिट इज एग्जामिन, यानी यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज मशीन में एक टेस्ट ट्यूब में, और जो डिपॉजिट होता है किसके अंदर यूरिन का उसको क्या एग्जामिन कर लिया जाता है स्लाइड के ऊपर लेके अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर। और किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर, तो डिटेक्टिंग पस सेल, यानी पस सेल चेक करते हैं यूरिन के अंदर, क्योंकि अगर पस सेल्स ज़्यादा होंगी यानी वाइट ब्लड सेल तो इन्फेक्शन है यूटीआई के अंदर। आरबीसी सेल चेक करते हैं यानी कोई हीमोरेजिक सिंड्रोम तो नहीं है। एपिथेलियल सेल का चेक करते हैं, और बैक्टीरियाज को चेक करते हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है उसमें। तो ये सारी चीज़ें अपन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं यूरिन की, उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी किसकी करते हैं यूरिन के सेडिमेंट की। सेडिमेंट का मतलब जो टेस्ट ट्यूब में तल सेट होता है बॉटम में जो बचा हुआ कंपोनेंट है यूरिन का सेंट्रीफ्यूज के बाद उसकी।
और माइक्रोस्कोपी में पस सेल चेक करते हैं, आरबीसी चेक करते हैं, एपिथेलियल सेल चेक करते हैं और बैक्टीरिया को चेक करते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने यूरिन एनालिसिस में भी पढ़ी हैं, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए कल्चर। तो मोस्ट लैब यूज ए सेमी क्वांटिटेटिव मेथड, यानी मोस्टली जो लैब्स हैं वो यूरिन को कल्चर करने के लिए सेमी क्वांटिटेटिव मेथड काम में लेती हैं, स्टैंडर्ड लूप टेक्निक को काम में लेती हैं कल्चर के लिए। और लूप टेक्निक आपने पीछे पढ़ी है कल्चर के अंदर कि किस तरीके से अपन लो एन कल्चर को लगाते हैं यूरिन के स्पेसिमेन या किसी भी स्पेसिमेन को। स्टैंडर्ड लूप टेक्निक देखिए, तो एक स्टैंडर्ड सेलिब्रेटेड या कैलिब्रेटेड लूप होता है, यानी राउंड लूप होता है, जिस इज यूज टू कल्चर ए फिक्स वॉल्यूम ऑफ अनसेंट्रीफ्यूज यूरिन, यानी अनसेंट्रीफ्यूज को कल्चर करने के लिए कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड लूप को काम में लेते हैं। ब्लड एगार एंड मैकोंकी एगार आर यूज एंड इनक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। और यूरिन को कल्चर करने के लिए अपन ब्लड एगार और मैकोंकी एगार को काम में लेते हैं, मोस्टली मैकोंकी एगार को काम में लेते हैं। आर यूज एंड इनक्यूबेट, यानी उनको कल्चर लगाने के बाद उसको 24 घंटे के लिए इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे कल्चर प्लेट को, ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ कर सके अच्छे तरीके से कल्चर प्लेट पे। और कल्चर प्लेट कैसी काम में लेते हैं, ब्लड एगार और मैकोंकी एगार। तो इंटरप्रिटेशन देखिए कि रिजल्ट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है। श्योर कब होते हैं कि वेहन बैक्टीरिया काउंट इज़ मोर देन 10⁵ पर ml ऑफ ए सिंगल स्पीसीज, यानी जब एक ही प्रजाति के बैक्टीरिया 10 या फिर यानी क्या है 10⁵ पर ml में प्रेजेंट हो, या क्या है कि 500 से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हो, ठीक है, पर ml के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। यानी ये क्या है 10⁵ है, यानी जब क्या है बैक्टीरियल फ्लोरा 500 से ज़्यादा हो या 10⁵ पर ml से ज़्यादा हो, तो क्या है एक ही सिंगल स्पीसीज़ के, तो इसका मतलब क्या है कन्फर्म बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है किसके अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, यूटीआई के अंदर। और यूरिन कल्चर कैसे लगाते हैं, स्टैंडर्ड लूप टेक्निक से। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब रिजल्ट्स के क्या क्या चांसेस होते हैं, कैसे रिजल्ट चेक करते हैं अपन। सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया देख लिया। डाउटफुल सिग्निफिकेंस देखिए कि जब बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट हो, 10⁴ टू 10⁵ ml तक पर ml में प्रेजेंट हो, यानी 400 से 500 बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट नॉन सिग्निफिकेंट कैसे, लेस देन 10⁻³ पर ml, यानी 10⁻³ पर ml प्रेजेंट हो, 1 ml में इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो मतलब क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, नो सिग्निफिकेंट है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है बैक्टीरिया का, यानी जब अपन कल्चर कर लेते हैं उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एस्चेरिया कोलाई का इन्फेक्शन है। तो द ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाई बाय कॉलोनीज करैक्टर, यानी ऑर्गेनिजम्स को अपन कॉलोनी के करैक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉलोनीज आपको मैकोंकी एगार में लिखवा दी है, तो वो सारी दोबारा आपको लिखनी है। ग्राम स्टेनिंग लिखनी है, तो ग्राम कैसे होते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। मोटिलिटी के अंदर देखिए मोस्टली स्ट्रेन्स मोटाइल होती हैं, और मोटिलिटी कैसे चेक करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन से। बायोकेमिकल रिएक्शंस आपको सारी लिखवा दी हैं इसकी, कि इंडोल पॉजिटिव होता है, वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन दोबारा लिखनी है आपको अच्छी तरीके से लैब डायग्नोसिस के अंदर। और क्या चेक करते हैं, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी चेक करते हैं, यानी सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि एस्चेरिया कोलाई कौन सी मेडिसिन के लिए सेंसिटिव है, वो भी लगा के देखते हैं कल्चर लगाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के द्वारा अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको कॉलोनीज लिखवा दी हैं, ग्राम स्टेनिंग लिखवा दी है, कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव, मोटिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी है लैब डायग्नोसिस के अंदर, जैसी पीछे लिखवाई है।
तो यहाँ पे दोबारा नहीं लिखवाई है मैंने, इसलिए क्या है आप खुद अपने नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से इनको दोबारा नोट कर लें कि कॉलोनीज़ के करैक्टर कैसे होते हैं, मैकोंकी अगार के ऊपर, लिक्विड अगार के ऊपर कैसे होते हैं, कल्चर मीडिया कौन से काम में लेते हैं, ग्राम स्टेनिंग पे कैसी रिएक्शन होती है, मोटिलिटी कैसी होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन किसके साथ शो करते हैं, ग्लूकोज को कैसे फर्मेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें दोबारा आपको नोट करनी है अच्छे तरीके से, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि क्या है आपके एग्ज़ाम जल्दी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ्स के अंदर पॉसिबल है। अगर किसी पॉइंट से किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो कांटेक्ट करें टीचर से, कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर साल्मोनेला बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा। साल्मोनेला भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। साल्मोनेला यानी जो टाइफाइड कोज करता है वो बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट लेक्चर में उसकी मॉर्फोलॉजी सारी चीज़ें अपन डिटेक्ट करेंगे कि मॉर्फोलॉजीज कैसी होती हैं, कल्चर कैसा होता है, कौन सी डिजीज़ कोज करता है, और लैब डायग्नोसिस क्या है, और एंटीजेनिक रिएक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अपन। थैंक्स टू ऑल।